हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल के ऊपर। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट एक्ट लेके आया हूं जो कि हमारे 12th क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ में हमारे उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बेसिकली DSSS पीजीटी DSSS की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ में KVS या फिर NVS के एग्जाम को भी देना चाहते हैं। उनके लिए भी बच्चों ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मेरे उन बच्चों के लिए भी एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बेसिकली UGC नेट JRF कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझने की कोशिश करेंगे। सर, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा बच्चों? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब क्या है बच्चों? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। क्या है बच्चों? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इसकी बात मैं आप लोगों के साथ करूंगा। तो सर, मेरे साथ कुछ बच्चे बोलेंगे, मुझसे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 तो अब बिल्कुल रिपेल हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब इसके बिहाफ पर गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया बच्चों हमारा एक नया एक्ट। और वो एक्ट कौन सा है बच्चों? हमारे पास हमारा एक नया एक्ट आ चुका है और वो एक्ट कौन सा है? हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कौन सा है बच्चों हमारे पास? 2019। और मैं कहूंगा बिल्कुल बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बिल्कुल आ चुका है। और किसके बिहाफ पर आया है बच्चों? हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बिहाफ पर आया है। लेकिन बच्चों कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों एक्ट में हो सकता है आपसे पूछ ले कि भाई पहले की लिमिट कितनी थी या फिर अब लिमिट कितनी है, या पहले क्या होता था प्रोविजन और अब प्रोविजन क्या है एक्ट के। हो सकता है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। इसलिए दोनों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 समझने से पहले आइए कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे। अब बच्चों मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि बच्चों अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसको बच्चों अपन लोग कोपरा भी बोलते हैं, अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात करूं तो बच्चों ये एक्ट कब आया? सर ये एक्ट आप अभी साफ आपको दिखाई दे रहा है सर, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया है। कब आया बच्चों? 1986 में आया है। तो मैं बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या सर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया है तो क्या इससे पहले कंज्यूमर के द्वारा गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम नहीं किया जाता था? क्या सेलर्स के द्वारा गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूमर्स को नहीं दिया जाता था 1986 से पहले? तो आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल दिया जाता था, ट्रेड तो उस टाइम पे भी होता था, चीजों को एक्सचेंज उस टाइम पे भी होता था। लेकिन सर उस टाइम पर फिर किन प्रोविजंस के तहत या फिर किस एक्ट के थ्रू ये बेसिकली चीजें देखी जाती थी? तो बच्चों आइए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 समझने से पहले आप लोगों को एक एक्ट के बारे में और बताता हूं। भाई वो एक्ट है हमारा MRTP एक्ट। क्या है बच्चों हमारे पास? MRTP एक्ट 1969। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से पहले बच्चों हमारा कौन सा हुआ करता था? MRTP एक्ट 1969 हुआ करता था। ठीक है, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। बच्चों ये बेसिकली तीन चीजों से रिलेटेड डील करता था। या पहले क्या था बच्चों हमारा? मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, या फिर बच्चों रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्या है बच्चों हमारे पास? MRTP एक्ट के अंदर तीन चीजों के बारे में बेसिकली बात की जाती थी बच्चों हमारा। सबसे पहले है मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, और उसके बाद है बच्चों हमारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और तीसरा है हमारा बच्चों रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो बच्चों आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं किसके अंदर आता था? पहले मोनोपोली से रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर आया करता था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा बच्चों? इसको एक अलग से क्या कर दिया गया बच्चों? एक अलग से ही इसको डिफाइन कर दिया गया और इसको स्टडी किया गया किसके अंदर, या फिर डाल दिया गया किसके अंदर बच्चों? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर डाल दिया गया। बोलिए सर बात क्लियर है या नहीं है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बेसिकली हमारा UTP से रिलेटेड ही बात यहाँ पर की जाती है, यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में ही बात की जाती है। यानी एक कंज्यूमर के साथ जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उसी से रिलेटेड बातें यहाँ पर डिस्कस की गई है। किसके अंदर बच्चों? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। बोलिए सर बात क्लियर है या नहीं है? जी सर बिल्कुल क्लियर है।
बच्चों एक बात मैं आप लोगों के साथ और डिस्कस यहाँ पर करना चाहूंगा। क्या बात डिस्कस करना चाहूंगा कि सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट चलता था बच्चों, क्या कैविएट एम्प्टर का कॉन्सेप्ट हमारा चलता था बच्चों। क्या चलता था? कैविएट एम्प्टर का कॉन्सेप्ट चलता था। और कैविएट एम्प्टर का कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता था बच्चों? लेट दी बायर बीवेयर। क्या कहता था बच्चों वो कॉन्सेप्ट? लेट द बायर बीवेयर। यानी कि बच्चों अगर कोई बायर किसी भी गुड्स या फिर सर्विसेज को कंज्यूम करता है, यानी अगर कोई बायर किसी भी गुड्स और सर्विसेज को एक सेलर से लेता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? बायर जिम्मेदार होगा। यानी कि बच्चों अगर कोई भी बायर या फिर कंज्यूमर किसी भी गुड्स और सर्विसेज को किसी भी सेलर्स के थ्रू लेगा तो उसके बेनिफिट्स या फिर उसके लॉसेस के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन जिम्मेदार होगा सर इस एक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन जिम्मेदार होगा? हमारा कंज्यूमर जिम्मेदार होगा। लेकिन 1986 में जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट को लाने के पीछे का मेन रीजन गवर्नमेंट का क्या था? गवर्नमेंट ने नोटिस करा कि सर कंज्यूमर के द्वारा जो हमारा सेलर है, सेलर्स के द्वारा बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो की जा रही हैं हमारे कंज्यूमर्स के साथ। तो हमारे कंज्यूमर्स को बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से गवर्नमेंट लेके आई। और सर जब गवर्नमेंट 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लेके आई तो जो ये हमारा जो कैविएट एम्प्टर का कॉन्सेप्ट था, ये कैविएट एम्प्टर का कॉन्सेप्ट था बच्चों क्या बन गया? कैविएट वेंडेटर का कॉन्सेप्ट बन गया। क्या बन गया बच्चों? हमारा कैविएट वेंडेटर का कॉन्सेप्ट बन गया। और कैविएट वेंडेटर का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या कहता है बच्चों? लेट द सेलर बीवेयर। क्या कहता है बच्चों? ये लेट द सेलर बीवेयर। यानी कि बच्चों इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर, ये सेलर की जिम्मेदारी है कि बच्चों सेलर क्या करे? बेस्ट मटेरियल या फिर बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स को क्या करे? डिलीवर करे। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? सेलर की जिम्मेदारी है। एंड सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग बेस्ट प्रोडक्ट टू द कस्टमर। और अगर मान लो वो नहीं कर पाता है तो उसके केस में कंज्यूमर्स के पास कुछ राइट है, कुछ अधिकार है। उन अधिकारों के तहत जो भी कंज्यूमर चाहे तो कंप्लेन अगेंस्ट द सेलर्स क्या कर सकता है बच्चों? कंप्लेन कर सकता है। उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, एक एक करके जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। बोलो सर इतनी बात क्लियर है? जी सर हमें समझ में आ गई इतनी बात। अब 1 बाय 1 इस एक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आइए समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल जीरो से। देखिएगा, अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करता हूं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? मैं अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहा हूं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का दूसरा नाम क्या बच्चों? कोपरा। इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं बच्चों? कोपरा। कोपरा क्यों बोलते हैं बच्चों? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सीओ से बच्चों कंज्यूमर, पी से प्रोटेक्शन, ठीक है, और पीआर से प्रोटेक्शन और ए से एक्ट, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो बच्चों ये जो एक्ट है जिसको कि अपन लोग कोपरा बोलते हैं, ये कोपरा एक एक्ट, इसको पार्लियामेंट के द्वारा इंडिया में इनेक्ट कब किया गया बच्चों? 1986 के अंदर इनेक्ट किया गया। और इसको इनेक्ट करने का बेसिक रीजन क्या था? ताकि बच्चों जो कंज्यूमर है, कौन है बच्चों? कंज्यूमर है, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को क्या किया जा सके बच्चों? प्रोटेक्ट किया जा सके। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर द गवर्नमेंट पास्ड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कोपरा इन 1986। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 1986 में क्या किया गया बच्चों? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को क्या किया गया? पारित किया गया, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि भाई एक एक्ट किस तरह से बनता है। आइए, आप लोगों को पता है ये मानते हुए, लेकिन भाई कुछ बच्चों को जिनको पता नहीं है मैं बताने की थोड़ी सी कोशिश यहाँ पर करता हूँ। बच्चों सबसे पहले हमारे पास होता है बिल। बिल क्या होता है बच्चों? हमारे पास दो हाउसेस है पार्लियामेंट के, एक तो बच्चों लोअर हाउस है और एक हमारे पास हमारा अपर हाउस है। लोअर हाउस है और अपर हाउस है, ठीक है, ठीक है। लोअर हाउस को बच्चों अपन लोग लोकसभा कहते हैं और अपर हाउस को अपन लोग राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? राज्यसभा कहते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या होता है? बिल है, उस बिल को जो इलेक्टेड पार्टी होती है वो उस बिल को क्या करती है बच्चों? पार्लियामेंट में लेके आती है। उस बिल को पार्लियामेंट में लाने के बाद वो दोनों हाउसेस होते हैं, दोनों हाउसेस है लोकसभा या फिर हमारा जो राज्यसभा है, इन दोनों हाउसेस में उस बिल को क्या करती है? पेश करती है। ये पेश करने के बाद जब ये दोनों हाउसेस में क्या हो जाते हैं बच्चों? अप्रूव हो जाते हैं, तो उसके बाद बच्चों ये प्रेसिडेंट के पास यानी कि राष्ट्रपति के पास इन बिल्स को, इस बिल को क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है।
और वंस जो हमारे प्रेसिडेंट है उसकी असेंट यानी कि सहमति हमें मिल जाती है तो ये बिल किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, हमारा एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारा क्या बन जाता है बच्चों, एक्ट बन जाता है। बोलिए सर बात क्लियर है? जी सर बिल्कुल बात क्लियर है। तो समझिएगा उसी सेंस में जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये कब बना था, 1986 में बना था। ध्यान रखिएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल नहीं कह रहा है बच्चे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कह रहा है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में आया था, समझने की कोशिश करिएगा। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों हो जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बच्चों जो हमारा पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है यानी कि बच्चों जो हमारा कोपरा 1986 है इसको क्या कर दिया गया बच्चों, गवर्नमेंट के द्वारा रिपेल कर दिया गया है और इसके अगेंस्ट अब गवर्नमेंट क्या लेके आ गई है, कोपरा 2019 लेके आ गई है। कौन सा लेके आ चुकी है बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ चुका है। तो इट इज रिप्लेस्ड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। यानी किसकी बात कर रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात कर रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है बच्चों, अब किसके द्वारा कर दिया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। बोलिए सर बात क्लियर है या नहीं है? जी सर आगे समझने की कोशिश करिएगा। इट इज मेड टू इस्टेब्लिश बच्चों, अब दूसरा रीजन ये आता सर ये बात तो ठीक है आपने बताया कि भाई एक्ट है, एक्ट आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, लेकिन इस एक्ट को लेके क्यों आए हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है समझिएगा। इट इज मेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर काउंसिल्स एंड अदर अथॉरिटीज फॉर द सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसीज एंड मैटर कनेक्टेड देयर विद इन। यानी कि बच्चों इस एक्ट को बनाने का मेन रीजन क्या है कि बच्चों इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने क्या करा है, इस्टेब्लिश करे हैं कुछ कंज्यूमर फोरम्स या फिर कंज्यूमर काउंसिल्स बोल लो या फिर कुछ अथॉरिटीज का इस्टेब्लिशमेंट करा है जिनका कि बेसिकली काम क्या रहेगा, वो सेटलमेंट करेगी कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस की। यानी कि जो भी समस्या होगी कंज्यूमर्स की, उन कंज्यूमर्स की समस्या का समाधान करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है जिसके अंदर कुछ संस्थाएं, कुछ अथॉरिटीज या फिर कुछ काउंसिल्स गवर्नमेंट ने क्या की गई है, बनाई है, जो कि बच्चों क्या करेगी, कंज्यूमर्स के राइट्स को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। एंड मैटर्स कंसर्न्ड विद इन, यानी कि और जो मैटर्स जो कि कंसर्न्ड है इसके साथ देखिएगा। द एक्ट वॉज पास्ड इन द असेंबली इन अक्टूबर 1986। इस एक्ट को पास कब किया गया था असेंबली के अंदर, 1986 अक्टूबर 1986 में क्या किया गया था बच्चों, इसको पास कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये ध्यान रखना इन्फोर्समेंट कब हुआ था, यानी कि बच्चों देखो एक्ट बनने के बाद भी ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इसको पारित लागू कब से करती है। तो गवर्नमेंट ने इसको लागू कब करा था बच्चों, 24 दिसंबर 1986। 24 दिसंबर 1986 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को क्या कर दिया गया था बच्चों, लागू कर दिया गया था। आगे समझने की कोशिश करना। द स्टैच्यू ऑन द राइट वॉज मेड बिफोर द कोपरा एक्ट। ठीक है, यहां पर क्या किया गया था बच्चों, यहां पर राइट्स जो है उन राइट्स के बारे में भी कंज्यूमर्स को क्या किया गया है, बताया गया है। आगे समझने की कोशिश करिएगा। सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों इस एक्ट का, ये एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस। ये एक्ट इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, कहता है बच्चों दिस एक्ट इज रिगार्डेड एज द मैग्ना कार्टा इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के फील्ड में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि बच्चों इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने क्या करा है, यहाँ पर गवर्नमेंट चेक करती है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कि बच्चों किसी भी कंज्यूमर के साथ किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सेलर के द्वारा तो नहीं की जा रही है। डिफेक्ट इन द गुड्स, क्या गुड्स और सर्विसेज जो कि एक कंज्यूमर्स को दी जा रही है सेलर के द्वारा, वो सही है या नहीं है। एंड डेफिशिएंसीज इन द सर्विसेज एज फार एज द इंडिया इज कंसर्न्ड। इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में ये जो एक्ट है ये 3 चीजों के ऊपर वर्क करता है। सबसे पहले ये चेक करता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कि भाई किसी भी कस्टमर्स के साथ किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं की जा रही है, या फिर सर कोई डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड तो नहीं की जा रही है सेलर्स के द्वारा, किसको, कंज्यूमर्स को, उसके बारे में ये सुनिश्चित करता है। आगे समझने की कोशिश करिएगा। इट हैज लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द, और सर इसी एक्ट के अंदर सबसे पहले तो ये 3 चीजें सुनिश्चित करेगा और उसके बाद बच्चों ये इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत इस्टेब्लिशमेंट हुई है यानी कि बनाई गई है बच्चों हमारी क्या, कुछ कंज्यूमर फोरम्स या फिर बच्चों हमारी अपीलेट कोर्ट्स, यानी कि कुछ कंज्यूमर फोरम का हमारे यहाँ पे क्या किया गया है बच्चों, निर्माण किया गया है ताकि बच्चों कंज्यूमर्स के साथ अगर कहीं पे भी उनके राइट्स का वायलेशन किया जाता है तो किस तरह से उनके राइट्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसके
लिए कंज्यूमर फोरम्स का गठन भी इस एक्ट के तहत किया गया है। आगे समझिएगा, इट हैज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड हाउ बिजनेस अप्रोच कंज्यूमर कंप्लेंट एंड हैव एम्पावर्ड कंज्यूमर टू ग्रेट एक्सटेंट। तो इसके तहत क्या हुआ है बच्चों, जो सेलर्स हैं, सेलर्स भी बच्चों क्या हो गया, बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं और वो कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर्स के साथ कम से कम एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश करें। साथ ही साथ में बच्चों ये एक्ट इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि अगर कंज्यूमर की किसी भी तरह की कंप्लेंट आती है तो उस कंप्लेंट को किस तरह से अप्रोच करना है, और इसके साथ साथ इसने कंज्यूमर्स को क्या करा है, काफी हद तक एम्पावर किया है कि बच्चों उसके राइट्स का कहीं पर भी उल्लंघन ना हो। ठीक है, चलिए वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। किसकी बात करेंगे बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की बात करेंगे। तो बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, 3 लेवल पर बनाई गई है बच्चों। कितने लेवल पर बनाई गई है, 3 लेवल पर गवर्नमेंट के द्वारा काउंसिल बनाई गई है। कितने लेवल पर बनाई गई है बच्चों, 3 लेवल पर बनाई गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। कौन कौन से लेवल पर बनाई गई है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट के द्वारा क्या की गई है, काउंसिल बनाई गई है इस एक्ट के तहत। ठीक है, ताकि क्यों बनाई गई है बच्चों, इसको बनाने का मेन पर्पस है, इसको बनाने का बच्चों मेन पर्पस क्या है, इसको बनाने का मेन पर्पस है कि कंज्यूमर्स के अंदर जो अवेयरनेस है उस अवेयरनेस को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो कंज्यूमर अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का गठन किया गया है इस एक्ट के अंदर। कहां पर, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। बोलिए भाई बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ बच्चों कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को भी क्या किया गया है, इस एक्ट के अंदर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्यों बनाया गया है इन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को, यहाँ पर इन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे का मेन रीजन है बच्चों, ताकि कंज्यूमर्स को क्या किया जा सके, अवेयर किया जा सके, कंज्यूमर को क्या किया जा सके, नॉलेज दी जा सके कि बच्चों कंज्यूमर इज द अल्टीमेट किंग ऑफ द मार्केट। उन्हें बताया जा सके कि भाई आपसे मार्केट है, आपसे सेलर है, सेलर से आप नहीं हो, आप हो तो सेलर है, अगर आप नहीं हो तो सेलर नहीं है। फिर भी सेलर आप लोगों के साथ क्या करता है बच्चों, बहुत सारे अन्याय करने की कोशिश करता है। तो इसके तहत इनके राइट जो भी है और इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनको बताया जा सके, समझाया जा सके, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, कुछ संस्थानों को बनाया है। समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्या है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो ये है कि भाई सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन, सच ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी थी। तो याद रखिएगा सबसे पहली जो थी वो थी हमारी CGSI, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। CGSI कौन सी है बच्चों, हमारी कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये पहली कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन थी, ये पहली कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको बनाया गया था कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए। और कब बनाया गया था बच्चों, हमारा 1966 में बनाया गया था। CGSI कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये इसको बनाया गया था कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए। कब बनाया गया था, 1966 के साथ बनाया गया था। बाकियों के बारे में भी जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए भी, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपके लिए इसकी रीडिंग कर दूंगा। अदर कौन कौन सी है बच्चों, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ये कहां पर है बच्चों, हमारा गुजरात में। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर कहां पर है बच्चों, हमारा गुजरात में। ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में किस नाम से जानी जाती है बच्चों, ये हमारी फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारा क्या है, मुंबई ग्राहक पंचायत, कंज्यूमर वॉइस, लीगल एड सोसाइटी, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, कंज्यूमर्स आइस इंडिया। उसके बाद है यूनाइटेड इंडिया कंज्यूमर्स एसोसिएशन। उसके बाद क्या बच्चों, हमारी यूनाइटेड इंडिया कंज्यूमर एसोसिएशन। ये कुछ एसोसिएशन है जिनका गठन बेसिकली सरकार के द्वारा किया गया है ताकि कंज्यूमर्स को उनके राइट्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में क्या किया जा सके, एक्सप्लेन किया जा सके। आगे देखिएगा, अब कंज्यूमर्स, मान लो किसी भी कंज्यूमर्स के साथ किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है तो वो कंज्यूमर्स क्या करेगा, तो कहता है बच्चों कंज्यूमर्स के लिए 3 रिड्रेसल एजेंसीज जो हैं इस एक्ट के तहत 3 रिड्रेसल एजेंसीज का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो समझने की कोशिश करिएगा, 3 कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज को बनाया गया है। कौन कौन से लेवल पर और कौन कौन है वो सर देखिएगा, 3 लेवल पर मैंने आपको बताया था काउंसिल का निर्माण हुआ था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप लोग उसको डिस्ट्रिक्ट फोरम बोल देते हैं, स्टेट लेवल पर उसको स्टेट कमीशन बोल देते हैं और नेशनल लेवल पर आप लोग उसे नेशनल कमीशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों, डिस्ट्रिक्ट फोरम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पर और नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पर। बोलिए बच्चों बात क्लियर है या नहीं है, जी सर बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम की।
ठीक है, ये कहां पर वर्क करता है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क करता है। DCDRF डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम कहां पर वर्क करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क करता है, और इसका ही दूसरा नाम हमारा क्या है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट फोरम है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग बच्चों, डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते हैं। इसको किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। और कहां पर होती है बच्चों, ये हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट के अंदर एक क्या होती है बच्चों, हमारी डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है। डिस्ट्रिक्ट फोरम कहां पर होता है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट फोरम बेसिकली एक स्टेट के अंदर होता है, और हर स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक डिस्ट्रिक्ट फोरम रहता है। और डिस्ट्रिक्ट फोरम को किसके द्वारा बनाया जाता है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट फोरम को बेसिकली बनाया जाता है हमारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और बच्चों स्टेट चाहे तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक से ज्यादा भी डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या कर सकती है, बना सकती है। ये स्टेट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा बच्चों, क्या कि डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन इन दोनों को बनाने का जिम्मा किसके ऊपर है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। यानी कि बच्चों स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन को क्या करती है बच्चों, बनाती है, ठीक है। इसके बारे में देखती है या फिर लुक इनटू करती है। जी सर, समझ में आया, बोलिए सर, बात क्लियर है या नहीं है। जी सर, बिल्कुल बात समझ में आई। जी सर, आगे समझ में, आगे समझने की कोशिश करिएगा। इट इज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट बच्चों, डिस्ट्रिक्ट फोरम इज जस्ट लाइक, डिस्ट्रिक्ट फोरम किसकी तरह है, कहता है सर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम है इज जस्ट सिमिलर टू, डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है, ये डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है सर, ये हमारा जस्ट सिमिलर टू है डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट के जैसे ही हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम है। और सर ये किन केसेस के साथ डील करता है, ये उन केसेस के साथ डील करेगा जिनकी वैल्यू, सर उन केसेस के साथ डील करेगा, आगे चल के और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, अभी समझना। ये उन केसेस के साथ डील करेगा जिनकी वैल्यू 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है। अगर सर किसी केस की वैल्यू, अगर किसी केस की वैल्यू 20 लाख से कम है तो उसकी सुनवाई कहां पर की जाएगी, हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट पर, या फिर सर हमारे डिस्ट्रिक्ट फोरम में की जाती है। बोलो बच्चों, बात क्लियर है या नहीं है। जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। आगे क्या है बच्चों हमारे पास, आगे सर हमारे पास स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, क्या है बच्चों, SCDRC, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कहता है सर इसको अपन लोग एक नाम से और जानते हैं, जिसको क्या अपन लोग क्या बोलते हैं, स्टेट कमीशन बोलते हैं। इसको भी किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है। किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है। कहां पर किया जाता है, स्टेट के अंदर किया जाता है। ये भी क्या है बच्चों, एक किस्म से कोर्ट है। और यहां पर भी बच्चों क्या होता है, ये भी क्या है बच्चों, एक किस्म की स्टेट कोर्ट है। और यहां पर जो केसेस हैं वो केसेस किस वैल्यू के जाते हैं सर, यहां पर जो केसेस होंगे वो किस वैल्यू तक के जाएंगे सर, जो कि 20 लाख से ज्यादा हो, ठीक है, या फिर 20 लाख नहीं बच्चों, 20 लाख नहीं, सॉरी, समझने की कोशिश करिएगा। उन केसेस को यहाँ पर डील किया जाता है जो लेस देन 1 करोड़ होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, लेस देन 1 करोड़ होते हैं, जो लेस देन 1 करोड़ होते हैं। बोलिए बच्चों, बात क्लियर है या नहीं है। यानी कि जिन केसेस की वैल्यू 20 लाख से तो ज्यादा होगी, ठीक है, क्या होगी बच्चों, 20 लाख से ज्यादा होगी, 20 लाख से ज्यादा होगी और 1 करोड़ से कम होगी, उन केसेस को कहां पर डील किया जाएगा, उन केसेस को डील किया जाएगा आपका स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के अंदर। बोलो बच्चों, यानी ये बच्चों ये क्या है, ये एक किस्म से स्टेट कमीशन, क्या स्टेट कमीशन इज जस्ट लाइक स्टेट लेवल कोर्ट, जहां पर बच्चों आपके उन केसेस की सुनवाई होगी जो कि 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम वैल्यू के हैं। बोलो सर, बात क्लियर है। जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। जी सर, तीसरा बच्चों हमारा क्या है, टॉप मोस्ट हमारे पास है बच्चों नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, NCDRC। इसको किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया बच्चों, देखो नेशनल लेवल की बात है तो राष्ट्रीय लेवल पर डिसीजन हमेशा कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। तो इसको किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है। और बच्चों ये किन केसेस में डील करती है, ये बच्चों बेसिकली उन केसेस के साथ डील करती है जिनकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा हो। तो यानी कि बच्चों एक बात समझने की कोशिश करिएगा और ध्यान रखिएगा कि बच्चों नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के अंदर बेसिकली उन केसेस के साथ डील किया जाता है जिनकी वैल्यू 10 मिलियन या फिर 1 करोड़ से ज्यादा होती है। बोलिए सर, इतनी बात क्लियर है। जी सर, समझ में आया। जी सर, हमें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगला टॉपिक समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है बच्चों, सबसे पहले ये समझना, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों एंड रिजल्ट। क्या होता है बच्चों, एंड रिजल्ट।
कि बच्चों एंड रिजल्ट का यहाँ पर मतलब क्या है बच्चों, एंड रिजल्ट का बच्चों यहाँ पर मतलब है कि व्हाट इज द रीजन फॉर मेकिंग दिस काउंसिल्स। ये जो काउंसिल्स बनाई गई या फिर ये जो फोरम बनाए गए या जो कमीशंस बनाए गए हैं, इन कमीशंस के बनाने के पीछे का मेन रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया है, इन कमीशंस को समझने की कोशिश करिएगा। हर तीनों जो हमारे कमीशंस हैं, तीनों जो लेवल पर हमारी काउंसिल्स है, इन काउंसिल्स का बच्चों अलग अलग रोल्स है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक एक करने के समझने की कोशिश करेंगे। आइएगा, ठीक है। सबसे पहली बात बच्चों अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है तो आप चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें बच्चों। और यहाँ पर मैं आप लोगों को 11th 12th ग्रेजुएशन लेवल तक की सारी आपकी जो भी पीजीटी DSSS नेट वगैरह की जो भी वीडियोस रहेगी वो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और बच्चों अगर आपकी कोई भी डाउट आते हैं तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगली वीडियो जो हमारी रहेगी वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से रिलेटेड रहेगी, तो आप सब लोग जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखेंगे, अब ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे कि सर ऑब्जेक्टिव क्या है इन काउंसिल्स को बनाने का। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल काउंसिल, यानी कि सर जो सेंट्रल लेवल पर जो सेंट्रल काउंसिल बनाई गई है, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई गई है, इसको बनाने का एंड रिजल्ट क्या था, क्यों बनाई गई सेंट्रल काउंसिल, है ना, इसको समझने की कोशिश करेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल काउंसिल इज टू प्रमोट एंड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कंज्यूमर सच एज, कहता सर कंज्यूमर्स के राइट को बढ़ाना, कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में कंज्यूमर्स को बताना और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना, प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करके रखना कंज्यूमर्स के राइट्स को। ये सबसे बड़ा रीजन था किसका, सेंट्रल काउंसिल का। बोलिए जी सर ये तो समझ में आ गया कि सेंट्रल काउंसिल को क्यों बनाया गया था। सेंट्रल काउंसिल को बनाने के पीछे का मेन रीजन था कि सर कंज्यूमर्स के राइट को प्रमोट और प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन सर एक बात तो बताओ कि सर ये तो बताओ कि कंज्यूमर्स के राइट्स कितने हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कंज्यूमर्स के राइट कितने हैं, तो बच्चों 6 राइट्स हैं। कितने राइट्स हैं कंज्यूमर्स के, 6 राइट हैं। सर कौन कौन से राइट है ये भी तो बताओ। आइए बच्चों 1 by 1 करके इन 6 के 6 राइट्स को क्या करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहला राइट क्या है बच्चों, सबसे पहला राइट समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला जो राइट है वो क्या है, द राइट क्या है बच्चों, द राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यानी बच्चों हर कंज्यूमर्स के पास ये अधिकार है कि वो प्रोटेक्टेड रहे, वो बचा हुआ रहे उन गुड्स और सर्विसेज की मार्केटिंग से जो कि बेसिकली क्या है, हजार्डस है उसकी लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए। अगर कोई गुड्स और सर्विसेज किसी कंज्यूमर की लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए हजार्डस है तो उससे बचे रखना, उसको बचाए रखना, उसको बचाना, ये पहला उसका राइट है। दूसरा राइट क्या है, दूसरा राइट है बच्चों द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि बच्चों राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि बच्चों जागरूकता का अधिकार, जानने का अधिकार। एक कंज्यूमर के पास अधिकार है कि बच्चों वो जिस भी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है उसकी क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को, उसकी पोटेंसिटी को, उसकी प्योरिटी को, उसके स्टैंडर्ड को, उसके प्राइस को क्या कर सके बच्चों, वो जाने कि भाई इसका प्राइस क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, उसकी प्योरिटी क्या है, इसके स्टैंडर्ड्स क्या है, ताकि बच्चों उसके साथ किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना की जा सके। बोलिए बच्चों इतनी बात क्लियर है, जी सर समझ में आया, जी सर आगे समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा राइट क्या है बच्चों, जानने की कोशिश करिएगा। तीसरा जो अधिकार है बच्चों वो है द राइट टू बी एश्योर्ड, राइट टू बी एश्योर्ड। तीसरा अधिकार क्या है बच्चों, राइट टू बी एश्योर्ड। तीसरा बच्चों क्या है, राइट टू बी एश्योर्ड यानी कि बच्चों सुनिश्चित होने का अधिकार, सुनिश्चित होने का अधिकार। बच्चों यहाँ पर क्या है, पॉसिबल एक्सेस टू द वैरायटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस यानी कि सुनिश्चित होने का अधिकार है एक कंज्यूमर के पास, ठीक है, एश्योर्ड होने का अधिकार है एक कंज्यूमर के पास, ठीक है। क्या अधिकार है बच्चों, राइट टू बी एश्योर्ड वेयर एवर पॉसिबल एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। यहाँ पर बच्चों यानी कि बच्चों उसके पास एक एश्योरेंस होने का अधिकार है कि बच्चों वो वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज उसको मार्केट में प्रोवाइड होगी, यानी बच्चों कंपटीशन मार्केट में रहेगा जिसके तहत वो वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज को क्या कर सकेगा, मार्केट से ले सकेगा। अगला क्या है बच्चों, अगला है द राइट टू बी हर्ड एंड टू बी
assured that consumer interest will receive due consideration at appropriate forum, यानी कि बच्चों सुने जाने का अधिकार, ये भी उसके पास अधिकार है कि बच्चों, और एक एश्योरेंस उसके पास है बच्चों कि बच्चों जिस भी फोरम पे या फिर जिस भी कॉन्सेप्ट पे या फिर जिस भी कमीशन में जाकर वो क्या करेगा बच्चों, अपनी कंप्लेंट दर्ज करेगा, उसको वहां पर सुना जाएगा, अपनी समस्या को लेके जाएगा, उन समस्या का वहां पर जाकर समाधान किया जाएगा। आगे क्या बच्चों, द राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर उसके साथ बच्चों कहीं पर भी किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस सेलर के द्वारा की जाती है तो बच्चों उसको क्या है, रिड्रेसल का अधिकार है कि बच्चों वो उसको क्या किया जा सके, कंपनसेशन वो रिसीव कर सकता है अगर उसके साथ किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर का कहीं पर भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो उस एक्सप्लॉयटेशन के बदले में वो रिड्रेसल सीक कर सकता है। आगे क्या है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन का भी अधिकार है, कंज्यूमर के पास एजुकेट होने का भी अधिकार है, हर प्रोडक्ट के प्रति जागरूक रहने का भी उसका अधिकार है। ठीक है, आगे समझने की कोशिश करेंगे क्या है बच्चों, जुरिस्डिक्शन 3 टायर सिस्टम ऑफ द काउंसिल कोर्ट, 3 टायर है, मैंने आपको बताया वो कौन कौन से बच्चों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट लेवल पर हमारा स्टेट कमीशन है और हमारा नेशनल लेवल पर हमारा नेशनल कमीशन है। अब जुरिस्डिक्शन क्या है, यानी बच्चों दायरा क्या है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या दायरा है बच्चों, यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम किस, यानी कि बच्चों हर लेवल का एक दायरा है कि बच्चों केस जो है वो कब डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा, कब स्टेट लेवल पे जाएगा और कब नेशनल फोरम पे जाएगा, इसके दायरे बना रखे हैं और वो दायरा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। कहता है सर कब सर, जो अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में, अगर एक कंज्यूमर जब डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस करना चाहता है तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस कब कर सकता है, उसका दायरा क्या है, देखिएगा, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेन। अब बच्चों समझने की कोशिश करिएगा, अगर एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर क्या करेगा बच्चों, कंप्लेन करेगा। अगर एक कंज्यूमर कंप्लेन करता है डिस्ट्रिक्ट फोरम में तो वो तभी डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन कर पाएगा क्या बच्चों, जब उसकी गुड्स, पहला क्या बच्चों उसकी गुड्स, उसकी दूसरा क्या बच्चों उसकी सर्विसेज, और तीसरा क्या है बच्चों उसका कंपनसेशन। तीसरा क्या है बच्चों उसका कंपनसेशन। पहला क्या है बच्चों कि बच्चों जो वो गुड्स जो उसने कंज्यूम करी है, जो सर्विस उसने लिया, या फिर जो वो कंपनसेशन सीख कर रहा है, वो कंपनसेशन की वैल्यू 20 लाख से कम है, 20 लाख या 20 लाख से कम है, यानी कि गुड्स सर्विसेज और कंपनसेशन जिसको कि कंज्यूमर के द्वारा सीख किया जा रहा है उसकी वैल्यू 20 लाख से कम है, तो वो कंज्यूमर्स कहां पर, वैल्यू ऑफ द गुड्स सर्विसेज एंड द कंपनसेशन क्लेम्ड डज नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा नहीं होती है बच्चों, एक्सीड नहीं करती है 20 लाख से, 20 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करती है, तो वो कंज्यूमर कहां पर जाकर कंप्लेन कर सकता है, कहां पे जाके कंप्लेन कर सकता है बच्चों, हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाकर कंप्लेन कर सकता है। बोलिए भाई, बात क्लियर है जी सर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अगला पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा भाई। अगला टॉपिक है बच्चों जुरिस्डिक्शंस ऑफ द स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन का दायरा क्या है, स्टेट कमीशन का दायरा है बच्चों, स्टेट कमीशन में जाकर कंज्यूमर तभी कंप्लेन कर सकता है जब सर गुड्स, सर क्या, वही बात वही कहानी, क्या कहानी सर, वही कहानी, क्या कहानी कि जब गुड्स सर्विसेज और कंपनसेशन, गुड्स सर्विसेज और कंपनसेशन जिसको कि एक कंज्यूमर्स के द्वारा कंप्लेन किया जा रहा है वो 20 लाख से तो ज्यादा का है, 20 लाख से तो ज्यादा का है, लेकिन 1 करोड़ से कम का है, वो कंपनसेशन जो कंज्यूमर, जो गुड्स सर्विसेज या फिर कंपनसेशन की वैल्यू जिसको कि कंज्यूमर के द्वारा क्या किया जा रहा है बच्चों, क्लेम किया जा रहा है, वो 20 लाख से क्या है बच्चों, ज्यादा है, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो वो कहां पर जाकर केस करेगा बच्चों, स्टेट लेवल पर करता है। और बच्चों हमारे नेशनल कमीशन की क्या जुरिस्डिक्शन है, नेशनल कमीशन की जुरिस्डिक्शन क्या है बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा। जुरिस्डिक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन, ठीक है, जुरिस्डिक्शंस ऑफ द नेशनल कमीशन क्या है बच्चों, जुरिस्डिक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन कंप्लेंट वेयर द वैल्यू, जहां पर गुड्स सर्विसेज और कंपनसेशन की वैल्यू जिसको कंप्लेन किया जाता है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है। अगर गुड्स सर्विसेज और कंपनसेशन जो कि एक कंज्यूमर्स के द्वारा क्लेम किया जाता है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको कहां पर केस करना चाहिए, कंज्यूमर्स को नेशनल कमीशन में जाकर क्लेम करना चाहिए या फिर केस की फाइलिंग करनी चाहिए। बोलिए सर, बात क्लियर है जी सर, समझ में आया। बच्चों आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। बच्चों आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी है तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें भाई चैनल को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को।
ताकि बच्चों मैं आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट लेके आता रहूं। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात करेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस पे लेके आऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग क्वेश्चंस करना चाहते हैं, आप लोग चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चों जितना ज़्यादा आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्द ही मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस का भी प्रबंध कर सकूंगा और आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लेके भी आ सकूंगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए।